यार दोस्तों, यूपीएससी सीरीएस 2 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं ना। अब इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। इकोनॉमिक्स से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, डिफिकल्ट भी लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर ही वीडियोज़ बनाने के आते हैं। सो आज पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है इकोनॉमिक कर्व्स के ऊपर, उसे ज़रूर कवर करिए। एक क्वेश्चन इस पेपर में भी कर्व्स का आया है। इसके अलावा हर पेपर में ही कर्व्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 46 तक हमने कवर कर लिया था, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। 47 नंबर देखिए सेट ए है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। 47 में देखिए क्या आपसे पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सामान की डिमांड कर्व में मूवमेंट के लिए किसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है? उसके प्राइस में, या फिर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ में चेंज होना होगा, या इनकम में, कंज्यूमर के इनकम में, या फिर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में। तो सवाल ये उठता है कि डिमांड कर्व क्या है। सो दोस्तों, डिमांड कर्व से पहले आपको डिमांड के बारे में पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिमांड देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। दोस्तों, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिमांड कर्व कहलाता है। सो दोस्तों, ये नॉर्मल डिमांड कर्व है। आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो घटेगी। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को 10 रुपये में खरीदते थे, अब उसकी कीमत 15 हो गई, तो अब आप अपनी डिमांड को भी घटा देंगे ताकि आपकी कंजम्पशन पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये नॉर्मल कंसेप्ट है डिमांड कर्व का, और इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर किसी चीज़ की प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ओके, नाउ सिंपल कंसेप्ट समझिए। हमने डिमांड कर्व को समझा कि सिंपली जितनी क्वांटिटी की डिमांड है और जितनी उसकी प्राइस है, उन दोनों को वैल्यू में पुट कर देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और ये हमारा डिमांड कर्व निकल के आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड पहले 100 क्वांटिटी थी, अब वो बढ़ के 150 हो गई। तो अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो आप यहाँ पे मान लीजिए 9 यहाँ पे क्वांटिटी थी, ठीक है, यहाँ पे 10 क्वांटिटी की डिमांड हो गई। तो जब डिमांड अगर यहाँ पे इंक्रीज हुई तो ये जो डिमांड के साथ साथ इंक्रीज हुआ वो देखने को मिलेगा राइट साइड में, यानी जो ये हमारा कर्व है ये कर्व राइट शिफ्ट कर जाएगी। इसी तरह से अगर क्वांटिटी डिमांड अगर घट गई तो फॉल इन डिमांड के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, जो डिमांड कर्व है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगी। सो दोस्तों, एनसीईआरटी के अंदर भी आप देख सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड में डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड शिफ्ट करती है। और इसी के अंदर ये भी बताया गया कि अगर प्राइस में एनी चेंज इन द प्राइस लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में चेंज देखने को मिलता है अगर प्राइस में कोई परिवर्तन आता है तो। ऑन दी अदर हैंड, चेंजेस इन एनी ऑफ द अदर थिंग्स लीड टू अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर उसके अलावा, प्राइस के अलावा अगर कोई अदर चीज़ में चेंज आता है तो इससे जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है। सो आई होप यहाँ पे आप मूवमेंट और शिफ्ट का मतलब समझ रहे होंगे। शिफ्ट का मतलब ये है, जैसे ग्राफ हमारा इस साइड में बन रहा है, ये ग्राफ ही पूरा शिफ्ट कर गया। लेकिन मूवमेंट का मतलब ये है कि ग्राफ जिस डायरेक्शन में बन रहा है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमारा मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट चेंज हो रहा है सिर्फ इसका। सो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट में बदलाव किसके कारण देखने को मिलेगा, तो हमने देखा कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में। लेकिन अगर शिफ्ट में पूछा जाता तो बाकी अदर चीज़ें जो है प्राइस के अलावा, तो फिर हमारा जो कर्व है डिमांड कर्व, उसमें शिफ्ट देखने को मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस बदलेगा तो मूवमेंट भी होगा डिमांड कर्व में ना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगेन, नॉर्मली देयर विल नॉट बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, यानी कब डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था कंपटीशन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में भी डिमांड चेंज देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर कोई आप सामान खरीद रहे हैं और उसी के सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत बढ़ या घट गई, तो उसमें भी आपके इस डिमांड में, इस वाले सामान के अंतर्गत डिमांड में चेंज देखने को मिलेगा ना। सवाल ये उठता है कि डिमांड कर्व में शिफ्ट किस तरह से होता है। डिमांड कर्व को ड्रॉ किया जाता है किन किन चीज़ों का एजम्पशन लेके, कंज्यूमर इनकम को, अदर गुड के प्राइसेस को, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को, इन चीज़ों को लेकर के डिमांड कर्व में डिमांड कर्व को लेके बनाया जाता है। अब ना इनमें से अगर कोई भी चीज़ में परिवर्तन होगा तो डिमांड कर्व भी शिफ्ट करेगी। सो इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बात की गई। द डिमांड कर्व कैन ऑल्सो शिफ्ट ड्यू टू अ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सही बात है, अगर कोई टेस्ट और प्रेफरेंस में भी अगर बदलाव आया तो डिमांड कर्व भी शिफ्ट करेगी।
फिर से इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। एनी चेंज इन द प्राइस लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी अगर एनी चेंज होती है प्राइस में तो उससे किस में बदलाव देखने को मिलेगा, डिमांड कर्व के मूवमेंट में, ना कि शिफ्ट करेगी। वो चीज़ मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। जबकि दूसरी ओर चेंजेज इन एनी ऑफ द अदर थिंग्स लीड टू अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, बाकी चीज़ें बदलती है जैसे कस्टमर का प्रेफरेंस, टेस्ट, ये चीज़ें अगर बदलती हैं तो डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखें, कंज्यूमर अगर वांट्स टू मोर बाय मोर एट एनी गिवन प्राइस तो डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर एवरेज इनकम बढ़ती है तो भी डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी, पॉपुलेशन बढ़ती है तो भी डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी, लेकिन कमोडिटी की प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा। कमोडिटी की प्राइस से डिमांड कर्व में मूवमेंट तो होगा बट डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, यहाँ पे ऑप्शन ए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। अब जिन्हें थोड़ा भी डाउट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई कमोडिटी की प्राइस घट रही है तो क्या होगा, ये देखिए ये डिमांड कर्व है, सिर्फ मूवमेंट होगा ग्राफ में, कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे बात अदर चीज़ की ही नहीं जा रही है और किसी चीज़ को चेंज नहीं किया जा रहा है, ना ही यहाँ पे डिमांड कर्व में सिंपली हमसे पूछा जा रहा है प्राइस के विषय में। अगर डिमांड ही नहीं चेंज होगी तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करेगा। यहाँ तो सिंपली ये कहा गया है कि किसी भी चीज़ की जो कमोडिटी की प्राइस है वो घट रही है, तो प्राइस घटेगी तो सिर्फ मूवमेंट होगा। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ेगी भी तो भी डिमांड कर्व में सिर्फ मूवमेंट देखने को मिलेगा, शिफ्ट नहीं। शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट किस केस में होगा, लेफ्ट या राइट शिफ्ट तब होगा जब डिमांड बढ़ेगी तब, और डिमांड जब घटेगी तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट देखने को मिलेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो राइट साइड में शिफ्ट देखने को मिलेगा। सो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। अब जब मूवमेंट की बात की जाएगी तो फिर क्या होगा, आंसर बताइए। चेंज इन इट्स प्राइस, जैसे कि मैंने बताया, फिर से देख लीजिए। अगेन मान लीजिए डिमांड कर्व है, अब अगर इसके अंतर्गत प्राइस चेंज होगा, मान लीजिए प्राइस पहले यहाँ था बढ़ गया, तो अगर बढ़ गया या फिर घट गया तो ये जो हमारा डिमांड कर्व बना इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। पहले ये ऐसे था फिर ये ऊपर हो जाएगा, बट लेकिन जब बात आएगी अदर चीज़ के बढ़ने या घटने की, क्योंकि जो डिमांड कर्व की मूवमेंट की बात है, लेकिन इस केस में बिल्कुल भी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगी। शिफ्ट तब करेगी जब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट तब करेगी जब डिमांड घटेगी, और राइट शिफ्ट तब करेगी जब डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब प्राइस चेंज होगी तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के आप समझ सकते हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चूजन एक्टिविटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाती है। सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मान लीजिए कि आपको दो तरह की जॉब्स मिली, एक जॉब है 10,000 की, दूसरी 15,000 की, बट आप चाहते तो 15,000 का करना है, लेकिन आपने देखा कि आपको काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है और भी बहुत सारी सिचुएशन इसके अंदर ख़राब बन रही है, तो आपने 10K वाला चुन लिया। तो अब जब 10,000 वाले आपने जॉब की तो यहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिली। नाम में अपॉर्चुनिटी है बट ये उसका उल्टा है। जैसे क्या होता है, कभी कभी जो ज़्यादा चीज़ है उसके मुकाबले हमें कम चुनना पड़ता है, तो ये जो नुकसान होता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी वैल्यू को दर्शाता है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। ओके, जिस अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ दिया है उसके नेक्स्ट वाले को चुन लिया है, उसी की वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। सिंपल कंसेप्ट है, डेफिनेशन इकोनॉमी की। तो 48 का आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2014 to 19। आपको ये बताना स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को साथ में लेके। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी है, देयर वाज अ स्टेगनेशन इन द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी में एजुकेशन स्पेंडिंग में स्टेगनेशन देखने को मिला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। करंट से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बजट वगैरह से अगर आपने इसे पढ़ा हो तो इसे आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन करंट से एसोसिएट करके पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इन विच द एसडीआई कंपोनेंट्स हैज़ इंडिया इंप्रूव, यानी किन किन चीज़ों में इंडिया ने इंप्रूव किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में, जीएनआई पर कैपिटा में, या मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में। तो स्कूलिंग में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ना ही स्कूलिंग में इंप्रूव हुआ है ना ही मीन ईयर में। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और जीएनआई पर कैपिटा भी इंक्रीज हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज दो पार्टी ए और बी के बीच में कौन सा कथन सही है। तो प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज क्या होता है, वॉलंटरी एक्सचेंज का मतलब ये होता है इस तरह का ट्रांजैक्शन, इस तरह का व्यापार जब दोनों ही पार्टी फ्रीली ट्रेड गुड्स और सर्विसेज को। तो ये क्या है, दोनों के लिए गेन की सिचुएशन है, दोनों ही विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों को ही फायदा होगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये टॉपिक आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर 12 क्लास में, वो भी मिल जाएगी, उसमें भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात की गई स्टार्टिंग में ही ट्रेड के बारे में, कि वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड क्या होती है। जब टू पार्टी रिक्वायर्ड टू ट्रेड होती है, वन पर्सन सेल्स एंड अदर परचेज, एक सेल करते हैं दूसरा परचेज करते हैं, और सर्टेन प्लेसेस में बार्टर की भी बात की गई है। और इसके बाद ये बताया कि इस तरह में म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी, बोथ गेन, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीम्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि मेनली करंट अफेयर से एसोसिएटेड होते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम के बारे में आपको बताना है। टारगेट ग्रुप कौन से होते हैं? तो इसमें रिटर्निंग माइग्रेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया था, माइग्रेंट्स के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोविड-19 के बाद। 20 जून 2020 को लॉन्च हुआ 50 के करोड़ की फंडिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर वाला है, बहुत ही डिटेल में मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर अगेन मैंने बहुत ही डिटेल में बात की है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर क्वेश्चन देखिए, CDS 2 2021 में भी आया, फिर CDS 1 2022 में भी आया। इसलिए मैंने आपको बताया कि टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो बहुत ही डिटेल से मैंने बात की उस वीडियो में, उसकी एनालिसिस भी आप ज़रूर देखिए। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्म्स होते हैं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है, यानी कोई भी फर्म खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। और जो गुड प्रोड्यूस किए जाएंगे वो होमोजीनस नहीं होंगे, एक ही टाइप के नहीं होंगे। मान लीजिए कोई बिस्कुट फैक्ट्री है, तो काफ़ी सारे बिस्कुट फैक्ट्री तो होंगे, बट बिस्कुट की ब्रांडिंग अलग होगी, बिस्कुट की जो मात्रा है वो अलग होगी, बिस्कुट में अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ किए जाएंगे, ताकि जब आप बाजार पहुंचे तो आप तुरंत ही उस प्रोडक्ट को देख के समझ जाएं। हालांकि ये एक दूसरे पर भी इफेक्ट डालते हैं, जैसे एक ब्रांड की अगर कीमत बढ़ी तो दूसरे ब्रांड की भी बढ़ेगी, अगर एक की घटी तो दूसरे की भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी। इस तरह का हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मार्केट फॉर शॉप्स। क्यों? क्योंकि शॉप में अलग अलग ब्रांडिंग की जाएगी, अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जाएंगे उसे बनाने में, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का उदाहरण होगा। वेजिटेबल मार्केट में नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो कोई अपने से तो ब्रांडिंग करेगा नहीं। आप ये तो नहीं बोल पाएंगे कि मैं इस कंपनी का वेजिटेबल नहीं लूँगा बल्कि इस कंपनी का वेजिटेबल लूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ये चीज़ सिर्फ मार्केट फॉर शॉप्स के लिए पॉसिबल है, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 की बात की जा रही है। इनेक्टेड क्वाइट अ फ्यू GST एक्ट। कौन कौन से एक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से एक्ट इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, किस 101st अमेंडमेंट एक्ट की कैटेगरी में। सेंटर गुड एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट, और स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन था करंट अफेयर का, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे आप कर सकते हैं। ये तीनों शामिल है, चौथा वाला शामिल नहीं है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। देखिए, बहुत थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।